हेलो दोस्तों, मैं विनय पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने स्टूडेंट प्राइड चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल है क्या और जो हमारे किसान भाई हैं ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हाल में ही हमारी केंद्र सरकार ने अध्यादेश में मंजूरी लाने के लिए संसद में कृषि से संबंधित 3 विधेयक रखे हैं, जिसके लिए हमारे जो ये हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं इसके विरोध में आ गए हैं और जो हमारा विपक्ष है ये भी इसको सही नहीं बता रहा है। तो दोस्तों, अब विपक्ष जो है ये कुछ भी होगा उसको तो गलत बताएगा ही, लेकिन इसे हमें समझना है कि सही है अथवा नहीं। तो दोस्तों, आइए बताते हैं आपको अलग अलग करके 3 विधेयक। जो हमारे 3 विधेयक हैं ये कौन कौन से हैं और इनके इससे क्या क्या हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, जो हमारा पहला विधेयक है वो है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, या जिसको हम हिंदी में कहेंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण नियम। अब दोस्तों, ये हमारा जो नियम है ये फिलहाल तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारा जो नियम है ये पहले 1955 में यह नियम लागू था, लेकिन बाद में यह नियम बंद कर दिया गया था और इसी को मोदी जी ने 2020 में फिर से ला दिया है। अब इससे क्या होने वाला है आपको ये बताता हूँ। अब दोस्तों, मान लीजिए हमारा जो किसान है और व्यापारी है, हमारे किसान भाई हैं मान लीजिए और व्यापारी हैं। अब इस नियम के तहत वो किसी भी वस्तु का जो आवश्यक वस्तु है, आवश्यक वस्तु में क्या होगा दोस्तों, जैसे हमारा हो गया तेल, हो गया आलू, हो गया प्याज, हो गया टमाटर, या फिर जो हमारे दैनिक जीवन में जो हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं। अब इस नियम के तहत गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हमारे जो किसान हैं और व्यापारी हैं ये इसका क्या कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं, भंडारण या इसको स्टोर कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमारे जो किसान हैं और व्यापारी हैं यदि इसका भंडारण करते हैं तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो हमारा रेट है इसमें वृद्धि हो जाएगी, अब रेट बढ़ जाएगा। अब दोस्तों, अब इससे होगा क्या, और यह नियम सरकार ये कह रही है कि युद्ध के समय और आपदा के समय छोड़कर सभी समय यह मतलब नियम लागू रहेगा। यदि देश में युद्ध चल रहा है तो यह नियम लागू नहीं रहेगा, और आपदा के समय, आपदा जैसे मान लीजिए कोरोना अभी है, कोरोना के बाद तो कोई आपदा रहेगी नहीं, तब भी यह नियम लागू रहेगा। अब दोस्तों, इससे फर्क क्या पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आपके यहाँ या दैनिक जीवन में बहुत सारी कंपनियों के तेल आते हैं। अब मान लीजिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पर जो हमारे डीलर होते हैं इनको यह एक एजेंसी दे रहती है। अब इससे क्या होगा कि जो हमारे डीलर हैं ये हमारे जो क्या करेंगे, तेल को स्टोर कर लेंगे और देंगे इन्हें। जैसे मान लें हमारे होलसेलर हैं और जो सप्लायर हैं ये इनसे तेल लाने के लिए जाएंगे तो ये कहेंगे है ही नहीं, वो स्टोर कर लेंगे, इसका भंडारण कर लेंगे। अब क्या करेंगे, मान लीजिए तेल हमारा 120 रुपए में है इस प्रेजेंट टाइम में, और हमारा जो डीलर है इसने एजेंसी में उस तेल को स्टोर कर लिया, और हमारे जो होलसेलर हैं सप्लायर हैं जा रहे हैं इनको दे ही नहीं रहा है। अब क्या होगा, 120 रुपए का तेल ये बढ़कर हो जाएगा, इसका रेट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, 150 या 160 कुछ भी हो जाएगा। अब क्या करेगा, जब इसका रेट बढ़ जाएगा तो ये हमारा जो डीलर है ये क्या करेगा, अब कहेगा हाँ भाई आओ हमारे पास अब तेल अवेलेबल है, और वे दे देगा। अब तो इसको तो फायदा हो गया, क्योंकि 120 में था इसने स्टोर किया, अब 160 में हुआ तो इसने सप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं अब ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि किसान के लिए तो रहने के लिए पर्याप्त जगह तो होती ही नहीं है, वो कहां से भंडारण कर पाएगा। इसलिए हमारे किसान इसका विरोध कर रहे हैं कि यह नियम नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, ये नियम जो है 1955 में बहुत जोर शोर चल रहा था, लेकिन उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था कि यदि कोई भी भंडारण करता है, यदि पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और उस पर कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, 2020 में फिर से वही नियम को ला दिया कि हाँ आप भंडारण कर सकते हैं या आप अपनी वस्तुओं का स्टोर कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये नियम तो किसी काम का नहीं है। और दोस्तों, इस नियम को अध्यादेश में लाया गया जून में, जब लॉकडाउन में था। अब इसको संसद में लाया गया तो इसको किसान विरोध करने लगे। उस समय तो लॉकडाउन चल रहा था, जिस समय उस समय हमारे किसान भाई प्रोटेस्ट कर नहीं पाए, तो इसलिए अब इसका प्रोटेस्ट बहुत जोर शोर से हो रहा है। अब दोस्तों, अभी कह दिया गया कि यह जो नियम है यह युद्ध के समय नहीं रहेगा और आपदा के समय नहीं रहेगा। युद्ध तो हो नहीं रहा है, अब मान लीजिए कोरोना है, कोरोना तो हमेशा रहेगा नहीं, तो एक प्रकार से यह नियम किसी काम का नहीं है, जिससे कि यह हमारे किसान भाइयों के हित में ये बिल्कुल है ही नहीं। अब दोस्तों, आइए हमारा जो दूसरा नियम है वो क्या है उसको देखिए। अब दूसरा नियम है दोस्तों हमारा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल।
अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों? मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। अब दोस्तों मैं ये कहूंगा कि ये जो हमारा बिल है या हमारा जो ये विधेयक है, ये हमारे किसानों के हित में है। कैसे? इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसान किसी भी फसल या किसी भी चीज की, मान लीजिए उसको बोते समय या जब वह उसका खेत में उसकी बुआई कर रहा है, तो उस समय मान लीजिए उसको 25 रुपए रेट है, और जब वो फसल तैयार हो गई कटने के बाद, जब वह बेचने लगा तो 16 रुपए में हो गया उस समय रेट। इससे तो इसका घाटा है। अब इसके तहत, इस नियम के तहत दोस्तों क्या है, इस नियम के तहत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कृषि अनुबंध कृषि कर सकती हैं। अब दोस्तों बताते हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। इस नियम के तहत जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे दोस्तों जैसे मान लीजिए आपकी लेज है, लेज कंपनी जो चिप्स बनाती है, इसको बहुत भारी मात्रा में गेहूं की आवश्यकता होती है। तो अब ये क्या करेगी? अब ये मार्केट से तो उठाएगी नहीं, तो क्या करेगी? इस नियम के तहत तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकती है। अब आपको बताता हूं मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। अब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई गांव है और इसमें मान लीजिए अलग अलग लोगों के खेत हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत हमारा जो व्यापारी है इन सभी गांव वालों से कह देगा कि आप सिर्फ गेहूं बोइए, लेकिन ये कहेंगे हम गेहूं क्यों बोए, तो ये क्या करेगा? एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेगा। इस समय मान लीजिए जो बोते समय 25 रुपए मूल्य है। अब ये हमारा जो व्यापारी है ये इनसे पूरे गांव वालों से या अलग अलग लोगों खेत, एक लोग जितना खेत होगा नहीं, अलग अलग एक किसी और का है, किसी और का है, सबसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेगा और ये कहेगा कि इस समय यदि गेहूं का मूल्य 25 रुपए है तो मैं आपको कटाई के बाद या फसल उत्पादन हो जाने के बाद भी हम आपको 25 रुपए ही देंगे। ये जो हमारे प्राइवेट कंपनियां हैं या कोई भी कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिन्हें गेहूं की आवश्यकता है, अब इनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी। अब कहेगी मुझे 25 रुपए, मैं आपको उस समय 25 रुपए में लूंगा आपसे गेहूं, आपके फसल तैयार होने के बाद, चाहे उसका रेट जो भी हो गया हो। अब इससे तो इसका फायदा है। मान लीजिए यहाँ पर किसान बोते समय उसका मूल्य 25 रुपए था, लेकिन फसल कटाई के बाद उसका मूल्य 16 रुपए हो गया है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत ये इसको 25 रुपए में बेच पाएंगे। जो हमारा व्यापारी है इसको 25 रुपए में, भले ही मूल्य उस समय 16 रुपए चल रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है इसलिए जो हमारा व्यापारी है इसको 25 रुपए में ही खरीदेगा। अब दोस्तों हाँ, और ये है कि इसमें क्या है, प्राइस बिफोर फार्मिंग, यानी कि बुआई के पहले भी इसमें रेट फिक्स हो जाता है कि हाँ आप हमें, एक कंपनी मुझे इस गेहूं का मूल्य कितना देगी। अब कटाई के बाद या फसल उत्पादन होने के बाद मूल्य उसका चाहे 10 रुपए हो जाए। अब हाँ दोस्तों ये भी देख लेना कि यदि 25 रुपए है, यदि मूल्य इसका 40 रुपए हो गया तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो हमारा किसान है वो 25 रुपए में ही बेच पाएगा व्यापारी को, इससे 25 रुपए में खरीदेगा। एक प्रकार से यह व्यापारी के ही पकड़ में रहता है, क्योंकि अब यह ना तो 16 रुपए में तो बेचने में तो इसका कोई लाभ ही नहीं है। तो अब यह 40 रुपए उसमें गेहूं का मूल्य चल रहा है, फिर भी नहीं बेच पाएगा। अब क्या होकर करेगा? 25 रुपए ही। इससे तो एक प्रकार हमारे जो किसान भाई इनका फायदा है, लेकिन इसमें इस नियम पे विरोध क्या कर रहे हैं? अब दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने जो इसका नेतृत्व करने के लिए दिया है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसको मंडी अधिकारी को दे दिया है। लेकिन हमारा जो गांव का किसान है, फार्मर है, ये कह रहा है कि इसका नेतृत्व तो आप गांव के मुखिया को दीजिए। गांव के मुखिया जिसको हम प्रधान बोलते हैं। अब मान लीजिए एक गांव है, अब यहाँ इसका जो नेतृत्व यदि यह पूरा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, यदि गांव के
मुखिया के नेतृत्व में रहेगा तो ये जो हमारे फार्मर्स हैं ये अस्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हाँ कि हमारे गांव के प्रधान के या गांव के मुखिया के नेतृत्व में है, क्योंकि इसको फिर से इसके पास वोट लेने आना है, तो इस पर यह ज्यादा भरोसा कर पाएगा। अब मंडी अधिकारी क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नियम फेल कहाँ हो रहा है। अब मंडी अधिकारी क्या होगा, इसे तो गांव के किसान की बात मानने से कोई फायदा नहीं है, इसको तो कंपनियों की बात मानने से फायदा है। तभी क्या करेगा, अब मान लीजिए यहाँ पर कंपनी का है जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, 25 रुपए लेंगे, ये पलट गई, कह दी हम 20 रुपए अगर आपको देना है तो दीजिए, नहीं मैं खरीदूंगा ही नहीं। अब तो उस समय गेहूं का मूल्य चल रहा है 16, अब तो किसान क्या करेगा, फंस गया कि भैया यदि हम 25 रुपए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है और 16 रुपए चल रहा है, 20 रुपए कंपनी उसमें उसको फायदा उठाने लगी कि हम 20 रुपए में ही खरीदूंगा, तो क्या करेगा अभी। और जो हमारा कंपनी वाले हैं ये मंडी अधिकारी से साठ गांठ कर लिए, और मंडी अधिकारी भी किसानों की न सुनकर हमारे जो कंपनी वाले हैं उनकी सुन रहा है, तो क्या होगा, इनको मजबूरी में 20 रुपए में बेचना पड़ जाएगा, या और 16 और भी कम खरीदेंगे 18 रुपए में, तब भी बेचना पड़ जाएगा हमारे जो किसान भाई हैं। तो यहाँ पर यह नियम विफल हो रहा है। तो हमारे गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसका जो नेतृत्व करने के लिए हमारे गांव के मुखिया को ही इसका पूरा नेतृत्व या जिम्मेदारी देनी चाहिए। अब दोस्तों अब आपको बताता हूं कि हमारा जो एग्जाम्पल में दोस्तों कि इसी प्रकार जैसे हमारा गेहूं है, बहुत सारी खेती है, आलू हो गया, प्याज हो गया, सब में भी इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, इस नियम के तहत कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो अगला नियम है वो क्या है, अगला नियम है दोस्तों हमारा जो तीसरा बिल है हमारा, ये है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटीज बिल। अब दोस्तों इसको हिंदी में क्या बोले हैं, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य। अब दोस्तों ये नियम क्या कहता है, अब दोस्तों अभी तक क्या होता था कि किसान अपनी फसल उगाता था, अनाज को ट्रैक्टर में भरता था और वह सीधे कहाँ ले जाता था, मंडी में बेच सकता था, सिर्फ मंडी में। अब लेकिन दोस्तों इस नियम के तहत क्या होगा कि फार्मर अपना अनाज या अपनी वस्तु कहीं भी ऑल इंडिया कहीं भी बेच सकता है। यदि वह यूपी का है तो एमपी में, हरियाणा में, पंजाब में कहीं भी जाके बेच सकता है। पंजाब का है तो कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर वह बेच सकता है, जरूरी नहीं है कि वह मंडी में ही ले जाए। अब दोस्तों इस नियम से प्रॉब्लम क्या है, अभी देखिएगा दोस्तों, जो हमारा फार्मर है, किसान है, ये जो हमारा नियम हमारी जो केंद्र सरकार नियम लाई है, ये तो पहले भी यही होता था। अब हमारा जो फार्मर है या तो ये ऑल इंडिया में बेचे, अब ये क्या करेगा दोस्तों, या तो ये मंडी ले जाए। लेकिन अब आपको दोस्तों बता दें कि हमारे 6% किसान ही अपना अनाज मंडी ले जाकर बेचते हैं। बाकी आप खुद अपने गांव में देखे होंगे कोई मंडी न ले जाता होगा, कोई साहूकार या किराना वाले यही सब आकर आपके अनाज को खरीद कर ले जाते हैं। अब दोस्तों 6% लोग जो हमारे मंडी ले जाते हैं, ये नियम पहले भी चलता है, लेकिन इसको जो हमारा केंद्र सरकार इसको तो अध्यादेश में ला दिया, ऑनलाइन भी कर दिया। अब दोस्तों क्या है कि ये मंडी में ले गए। अब हमारा जो दोस्तों एपीएमसी है, एपीएमसी क्या होता है दोस्तों, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये क्या है, बाजार समिति। अब मंडी में आपको मैं अभी क्या बताया कि 6% किसान ही अपना अनाज जो है मंडी में ले जाते हैं, बाकी जो 94% है वो बिचौलिए और आढ़ती के हाथों बेच देते हैं, जिसको हम बिचौलिए बोलते हैं, जो आपके घर जाके खरीदते हैं, फिर उसको वो इकट्ठा करके एक साथ मंडी ले जाते हैं। अब दोस्तों हमारी जो बाजार समिति है, या जिसको हम एपीएमसी कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये बिचौलियों के लिए भी एक नियम लगा दिए है कि आप जो रेट चल रहा है उससे 2.5% कम में ही खरीद सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, मनमाना करते हैं अपनी, इनसे क्या बहुत ज्यादा कितने रहते हैं, एक जो हमारे बिचौलिए होते हैं वो ज्यादा रहते हैं 50 से 60, एक दूसरे से आपस में 60 गांठ कर लेते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ जैसे बोली लगने लगे कि गेहूं उत्पादन हो गया, एक बिचौलिया बोला भैया मैं 18 में लूंगा, 20 में लूंगा, 22 में लूंगा, लेकिन ये आपस में क्या कर लेते हैं, आपस में 60 गांठ कर लेंगे, अब एक ही रेट बताएंगे। अब क्या करेंगे, हमारी जो एपीएमसी है, ये जो हमारी बाजार समिति है, ये तो इन्हें नियम लगा दिया है कि आप 2.5% में खरीदिए, 2.5 मतलब जितना रेट है उससे 2.5% कम में खरीदिए, और फिर उसके बाद लाकर मुझे दीजिए, आप 2.5% का प्रॉफिट लीजिए। लेकिन क्या करते हैं, ये मनमानी करते हैं। अब इस नियम के तहत क्या हो दोस्तों, अब ये जो बिचौलिए भी एपीएमसी के जो अधिकारी हैं वहां पर इनसे भी अपना जुगाड़ लगा लेते हैं और ये अपने मनमाना करने लगते हैं। अब क्या होता है, एपीएमसी जो है दोस्तों,
अब ये जो हमारे बिचौलिए हैं, इसके नियम के अनुसार यदि ये मनमाना करते हैं तो इनका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। इनको बकायदा एक लाइसेंस दिया जाता है ताकि ये किसानों को शोषण ना कर सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब दोस्तों क्या होगा कि ये जो हमारे बिचौलिए हैं, अब मान लीजिए हमारा यहाँ किसान हमारा आलू उगाया और हमारे जो मंडी में है उसका रेट चल रहा है 25 रुपए, लेकिन अब जो किसान है, अब इसके पास मान लीजिए 10 मीट्रिक टन आलू उगा लिया। अब हमारा जो अब इतना आलू वो मार्केट में तो हमारा जो किसान है बेच नहीं पाएगा। वो मंडी ले गया और मंडी में भी मंडी वाला बोल दिया भैया कि मंडी में भी इतना हमारा जो किसान है इतना ले जाकर बेच नहीं सकता है। और हमारे जो बिचौलिए हैं ये क्या कहेंगे, भैया कि अब 25 रुपए आपका जो 25 रुपए मंडी में रेट है, मैं आपको 22 रुपए में खरीदूंगा, या मान लीजिए कह दीजिए 20 रुपए में खरीदूंगा। तो किसान अब क्या करेगा कि सोचेगा कि मुझे इसमें फायदा है, कौन यहाँ से ले जाए और वहां ले जाकर बेचे, इससे बढ़िया हम आढ़त या बिचौलियों को ही बेच देते हैं, सारा का सारा झंझट खत्म। तो अभी क्या करते हैं, अब बिचौलिए जो हैं इनसे फार्मर अलग अलग किसानों से आलू को खरीदते हैं, इकट्ठा करते हैं एक साथ और वो ले जाकर मंडी में अपने फायदा अपने प्रॉफिट पर बेच देते हैं। अब दोस्तों ये तो नियम ये ही हो ही गया। अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि किसान को लगता है कि इस नियम से हमारी जो एमएसपी है, हमारी एमएसपी चली जाएगी। अब एमएसपी क्या होती है दोस्तों, एमएसपी होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब आपको इसको अच्छे से समझा ही देता हूं। एमएसपी क्या होता है दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब दोस्तों ये किसके अंडर में काम करती है, ये हमारे इसको जो हमारे जिसके अंडर में काम करती है होता है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस, जिसको हम CACP बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और जो दोस्तों हमारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होता है वो FCI के अंडर में काम करता है, जो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया जो होता है। अब दोस्तों हमारा MSP क्या होता है। अब दोस्तों जैसे आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या था दोस्तों कि हमारे जो व्यापारी थे या जो हमारी कंपनियां थी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती थी, यानी कि बुआई से पहले ही रेट फिक्स कर देती थी और उसके बाद बुआई के बाद वही रेट पर खरीदती थी। अब जस्ट इसी तरह हमारा जो MSP है भी है, इसमें हमारा क्या करती है सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है कि सरकार बोल देती है कि आप आलू बोइए और मैं इसका सरकार मूल्य निर्धारित करती है कि मैं आपको इसका 22 रुपए दूंगी। अब सरकार इसका 22 रुपए मूल्य निर्धारित कर दी तो अब किसान क्या करेगा, बुआई के बाद मंडी ले जाएगा तो 22 रुपए में बेच सकेगा। अब दोस्तों अब यदि हमारा जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यदि फिक्स करती है तो हमारा MSP कहलाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यही जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, यदि हमारा कोई जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के या कोई भी कंपनी है वो यदि इनका मूल्य निर्धारित करती है बुआई से पहले, तो हमारा क्या कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये ध्यान देखिए दोस्तों, ये दोनों अंतर, यानी कि यदि सरकार मूल्य निर्धारित करती है तो हमारा MSP कहलाएगा, यदि गवर्नमेंट अधिकारी कोई करता है या यदि प्राइवेट का कोई कंपनी करती है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहलाएगी। अब दोस्तों दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत यदि व्यापारी इसका मूल्य 25 रुपए फिक्स कर दिया तो ये जो किसान है ये 25 रुपए में बेच सकता है। अब मान लीजिए गेहूं का मूल्य 25 रुपए उसने फिक्स कर दिया और बुआई के समय और मूल्य हो गया इसका 40 रुपए, तो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत नहीं बेच सकता है। लेकिन ये जो हमारे MSP है, MSP में मान लीजिए गवर्नमेंट ने 22 रुपए मूल्य निर्धारित किया है और उस समय कटाई के समय हो गया मूल्य, फसल उत्पादन समय मूल्य हो गया 40 रुपए, तो किसान हमारा 22 रुपए में ना बेचकर 40 रुपए में बेच सकता है। आगे जाकर जो हमारा किसान भाई है ये संपर्क करेगा FCI के गोदाम से कि भैया यहाँ रेट क्या चल रहा है, यहाँ पर वो FCI का गोदाम ये तो गवर्नमेंट का है, बताएगा कि भैया यहाँ 22 रुपए मूल्य है। अब हमारा जो किसान है वो जाएगा बिचौलिए के पास, बोलेगा भैया आप क्या रेट ले रहे हैं, तो बिचौलिया बोलेगा भैया 38 रुपए 40 रुपए, तो फायदा इसको कहाँ है, यहाँ पर है। तो हमारा जो किसान है 40 रुपए में बेच देगा, क्योंकि यह एक प्रकार से इससे
सरकार से अनुबंधित नहीं रहता है कि हाँ आप मुझे ही बेचिए, 22 रुपए में बेचिए फसल तैयार होने के बाद भी। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये व्यापारी से आप 40 रुपए हो जाए, 80 रुपए हो जाए, कोई मतलब नहीं, आप उसको 25 रुपए में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है उतने में ही बेच सकते हैं। तो किसान को तो एमएसपी पर फायदा है, इसीलिए किसान इसका विरोध कर रहा है कि अब सरकार कह रही है ये गेम चेंजर प्लान है, लेकिन किसान कह रहा है कि नहीं, इसके आड़ में जो हमारी केंद्र सरकार है वो एमएसपी को खत्म करना चाहती है, और सरकार भी यही फायदा उठा रही है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लगा लेकर इससे अब। लेकिन एक चीज दोस्तों आपको और बता दूं कि जब मनमोहन सिंह के सरकार में जितना हमारा खरीद जो हमारे गोदाम है यहाँ पर एमएफसी पर जितना खरीदा गया था अनाज, मोदी की सरकार में उसके 10 गुना खरीदा गया है। यानी कि मनमोहन सरकार की अपेक्षा, ये मैं फर्जी नहीं, सरकारी डाटा आपको बता रहा हूँ कि मनमोहन सिंह की सरकार में जो जितना 10 साल की सरकार में जितना खरीदा गया था अनाज, उसका 10 गुना एमएसपी पर, उसका 10 गुना मोदी की सरकार में खरीदा गया है। तो मोदी जी को गलत भी नहीं ठहरा सकते, लेकिन किसान इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारी एमएसपी नहीं जानी चाहिए। अब दोस्तों क्या होगा, अब हमारा जो एमएसपी है, अब मान लीजिए कि हमारा अब यहाँ पर इसमें और दिक्कत क्या है, और दिक्कत इसमें दोस्तों क्या ये है कि मान लीजिए ये गोदाम है, ये मान लीजिए गोदाम है और हमारा एक किसान है। अब मान लीजिए किसान है और यहाँ पर गोदाम में मान लीजिए, ये तो छोड़ दीजिए जो हमारा 25, 22, 40 ये तो घटता बढ़ता रहता है। अब मान लीजिए हमारा किसान अपना अनाज लेकर गया गोदाम, और यहाँ पर गोदाम का जो एफसीआई के अधिकारी हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई के जो अधिकारी हैं, ये बोल दिए भैया कि हमारा गोदाम फुल हो चुका है और हम यहाँ पर आपका अनाज नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अब ये यहाँ पर काला बाजारी करने लगते हैं। काला बाजारी करते कैसे हैं, अब मान लीजिए गोदाम में 25 रुपए मूल्य है, 25 रुपए, और किसान लेकर गया, ये बोल दिया गोदाम फुल है भैया, यहाँ आप नहीं बेच सकते हैं। अब किसान क्या करेगा, मजबूरी है उसके पास, अब ये जाएगा मंडी में। अब दोस्तों अब ये मंडी में गया, अब मंडी में मूल्य जो है इसका दोस्तों कितना है, मान लीजिए मंडी में इसका है 13 रुपए मूल्य है। अब दोस्तों ये जो हमारा किसान है, अब ये मंडी आएगा और मंडी में इसकी मजबूरी है 13 में बेच देगा। अब दोस्तों यहाँ पर गोदाम भरा नहीं है, लेकिन जो एफसीआई के जो दलाल हैं, अब ये मंडी आएंगे और इसको 13 रुपए में यहाँ से अब ये फिक्स कर लेंगे, यहाँ पर दलाली करेंगे और यहाँ पर 13 रुपए में खरीदेंगे और ये ले जाकर खुद से ही गोदाम में भर देंगे। अब क्या करेंगे, और ये सरकार को डाटा बता देंगे, हाँ हमने किसानों से इतना गेहूं खरीद कर गोदाम में भर दिया है। अब क्या करेगा जो एफसीआई के अधिकारी है, इस एफसीआई के अधिकारी या इनको दलाल बोल लीजिए, क्या करेंगे यहाँ पर 25 रुपए में यहाँ से खरीद कर लाया 13 रुपए में, यानी कि प्रति केजी के पीछे उसे 12 रुपए का फायदा मिल गया। अब यही होता है, एक काला बाजारी बहुत जोर शोर से होगी अगर ये नियम यदि पारित होता है तो। जो हमारा यहाँ पर भी ये जो एमएसपी है तो पहले भी चलता था और अब भी चलता है। अब दोस्तों अब आपको एमएसपी, सीएसीपी, एफसीआई ये सारा चीज क्लियर हो गया कि हमारे जो किसान भाई हैं, इनके जो तीन अधिनियम या 3 जो हमारे बिल हैं, ये जो पारित हुई हैं, इससे इनका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। अब दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे स्टूडेंट प्राइड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।